हम लोग रिवर्स को सोर्स टू माउथ पढ़ते समय देखे थे कि उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। युवावस्था, ऊंचे पर्वतीय भागों में, उसके बाद प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था में ही नदी के लक्षण स्पष्ट दिखने लगते हैं, जिसमें नदी अपने घाटी को सीधा न कर बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे कि इसके विशेष रूप से 3 कारण होते हैं। नंबर 1, वहाँ पर मैदान आ जाता है और ढाल की कमी। नंबर 2, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए घाटी से बाहर भी जल जाने लगता है। नंबर 3, जल की धारा धीमी होने के कारण उसमें अवसाद भार भी अधिक हो जाता है, इसलिए नदी अपने मंथर गति से उस अवसाद भार को नहीं वहन कर पाती। परिणाम क्या होता है कि नदी का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। नदी का ही नहीं, वृद्धावस्था में हर व्यक्ति का रास्ता चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और इसी टेढ़े मेढ़े रास्ते को ही कहा जाता है मियांडर, विसर्प। और इसका टाइटल है वैली स्ट्रेटनिंग एंड रीमियांडरिंग। यह एक अप्लाइड एस्पेक्ट है, अर्थात इसमें हम इसको मानवीय पहलू की दृष्टि से भी पढ़ेंगे। इसके 2 पहलू होंगे, एक भवाकृतिक जीवमार्फिक और दूसरा मानव का बिहेवियर व्यवहारिक अप्रोच। तो मियांडर की परिभाषा आप समझ गए कि किस तरह से नदी एक वक्रिल मार्ग, सिनुअस वे या जिग जैग पाथ, टेढ़े मेढ़े रास्ते का अनुसरण करती कम ढाल पर प्रवाहित होती है। तो इसमें इसकी भौतिक विशेषता में आप देख रहे होंगे कि यह नदी विसर्प बना रही है और इसका एक कगार यहाँ खड़ा होगा और एक कगार यहाँ जेंटिल होगा। फिर नदी आएगी, एक कगार खड़ा होगा, एक कगार सामान्य ढाल का होगा। फिर नदी आएगी, एक कगार खड़ा होगा, ये सामान्य ढाल का होगा। इस खड़े कगार को कहा जाता है ब्लफ। इसको स्कार्प नहीं कहते हैं, इसको स्कार्पमेंट भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो दोनों कड़ी चट्टान के होते हैं और ब्लफ मुलायम चट्टान का होता है और यह विश्व में नदी द्वारा निर्मित निक्षेप जनित मैदान में सर्वत्र मिलता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, मिसौरी, होंगहो, यांगत्से, दुनिया पर आप नज़र दौड़ाइए तो सब नदियों के निचले भाग में यह स्थल रूप मिलता है। और यदि यहाँ पर ब्लफ के किनारे पर आप बैठ जाएं तो जैसा कि यह मुलायम चट्टानों का बना होता है, नदी यहाँ पर अंडर कटिंग करेगी, नीचे से काटेगी और ब्लफ अचानक ध्वस्त भी हो सकता है। गंगा में, इलाहाबाद में कभी कभी स्नान करने के बाद इस ब्लफ के कगार पर लोग बैठ करके नाश्ता भजन करते हैं और नदी अंडर कटिंग से अपना भजन करती है। परिणाम क्या होता है कि खड़ा कगार ध्वस्त होकर गिर जाता है, तो इनका पूरा का पूरा भजन गायब हो जाता है। इस तरह से यह ब्लफ, आप बताइए कि ये कंटिन्यूअसली पीछे हटता जाएगा कि स्थिर रहेगा, पीछे हटेगा। क्यों? क्योंकि नदी का प्रवाह इसी साइड में ज़्यादा होगा और अंडर कटिंग इसी साइड में ज़्यादा होगी। तो क्या नदी इस वृद्धावस्था में यहाँ के मटेरियल को काटकर कहीं बाहर ले जाएगी क्या? नहीं, इस साइड में इसका निक्षेप होगा और इस निक्षेप को कहा जाता है पॉइंट बार डिपॉजिट, पॉइंट बार निक्षेप। और इसी को ही मियांडर स्क्रॉल या मियांडर बार कहते हैं। मियांडर में एक ये बैरियर का काम बन रहा है और इस तरह से नदी अपनी इस मियांडर की घाटी को शिफ्ट करती जाएगी। किधर? ब्लफ की तरफ। तो खतरा भी तो होगा ना। यहाँ पर यदि कोई सेटलमेंट है, यहाँ से अगर कोई रेलवे लाइन जा रही है, रोड जा रही है, तो उसके दिन तो गिने ही होंगे। इस प्रकार ब्लफ के सहारे विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य को एक खतरा होता है अंडर कटिंग से और ब्लफ के लगातार पीछे हटने से।
और यह चिंता तो यहाँ के लोगों को होगी या यहाँ की सरकार को होगी, जिसके लिए कि वह डाइक और स्पर का निर्माण करती है, जिसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ तो बस केवल ये देख रहे हैं कि यह नदी है, इसका एक मियांडर है जो कि खिसक रहा है, अस्थायी है, नदी स्वयं ही खिसका रही है। अब आइए थोड़ा सा नदी के अध्ययन के साथ नदी में स्नान भी कर लिया जाए। तो आप बताइए कि इस नदी में स्नान करने के लिए, जल में उतरने के लिए आप इस ब्लफ साइड से उतरना चाहेंगे या इस पॉइंट बार डिपॉजिट साइड से, स्क्रोल साइड से या बार साइड से? यह निर्णय तो आपको स्वयं ही लेना होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ढाल कम होगा, डिपोजिशनल होगा, पानी की गहराई धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जहाँ तक इच्छा हो वहीं स्नान करके लौट आइए। ब्लफ के सहारे से अगर आप लगाए छलांग तो काफ़ी देर तक जल में नितल पर पहुँचने तक सोचेंगे कि काश इधर से उतरे होते तो सुरक्षित बच जाते। अर्थात यहाँ पर एक खड़ा कगार होगा और जल की गहराई अधिकतम होगी। यह या तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जानता है और वह गांव का व्यक्ति तो सुपर जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, उसको तो पता ही है। दिक्कत होती है कॉमन मैन, जो कि सामान्य रूप से नदी में डूब जाते हैं। अब यह ब्लफ या रिट्रीटिंग ब्लफ, पीछे हटने वाला ब्लफ कब बनेगा? जब नदी की धारा जैसे है ऐसे रहेगी। अगर नदी की धारा रिवर्स हो जाए, पलट जाए, तो क्या ब्लफ उसी साइड में बनेगा कि अपोजिट साइड में बनने लगेगा? ये भी कॉमन सेंस की बात है, ये मेंटल एबिलिटी की बात है जो जनरल स्टडीज में आपको काम देती है। तो जब नदी की धारा पलट जाएगी तो भी ब्लफ इसी ही साइड में बनेगा और पॉइंट बार डिपॉजिट इसी ही साइड में होगा, क्योंकि प्रवाहित होने वाला जल चाहे इस साइड से आएगा तो भी इसी कगार के सहारे, इस साइड से आएगा तो भी इसी कगार के सहारे। जल तो सीधा ही बहना चाहेगा, जल सीधा ही बहना चाहेगा, उसको मुड़ने की आदत कम होती है। इस तरह से ये रहा यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप और उससे संबंधित स्थल रूप। कभी कभी नदियों में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उदाहरण के लिए एक आप एक घाटी देखिए। इस घाटी में आप देख रहे होंगे कि जब बरसात की शुरुआत होती है तो जल केवल इतनी ऊंचाई तक होता है, मतलब जल की गहराई कम होती है। लेकिन जब बारिश का एंड होने को होता है तो जल इतना हो जाता है। लेकिन जब बारिश कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो जल का स्तर, नदी का स्तर इतना हो जाता है। इसको कहा जाता है अंडर बैंक। नदी में दो बैंक होते हैं और बैंक का तीन मतलब होता है। बैंक का एक मतलब होता है नदी का एक किनारा एक किनारा इसमें चलने वाली कश्ती किनारा ढूंढती है। बैंक का दूसरा अर्थ होता है समुद्र में उथले भाग, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, डागर बैंक, जहाँ पर मत्स्यन होता है। और बैंक का तीसरा अर्थ है जिसको दुनिया जानती है, वहाँ लाइन लगाती है, पैसा निकालती है। तो ज्योग्राफी में दो मतलब है बैंक का। और बैंक में ये बैंक अंडर बैंक है, ये फुल बैंक है, ये ओवर बैंक है। जैसे कोई छोटा बच्चा कभी कभी अपने पापा का पैंट पहन लेता है, ओवर पैंट, ओवर बैंक। लेकिन पापा भी बदले में कभी कभी अपने बेटे का ही पैंट पहन लेते हैं, अंडर पैंट। और फुल बैंक या फुल पैंट तो सब लोग पहनते हैं। इस तरह से ये जो है नदी के तीन स्तर होते हैं। तो बाढ़ के समय में जल अंडर बैंक नहीं रहेगा, फुल बैंक से ऊपर हो जाएगा, ओवर बैंक। और जब ओवर बैंक से पानी बहने लगेगा तो इस धारा का अनुसरण नहीं करेगा। यह बैंक फुल हो जाएगा और पानी ऐसे बराबर से बहेगा, घुमावदार रास्ता को छोड़ देगा और मेन स्ट्रीम उसकी ऐसे बहने लगेगी। फिर पानी का लेवल जब नीचे जाएगा
पानी घटेगा तो फिर पानी इसी रास्ते को थोड़ा थोड़ा काटना शुरू करेगा। ये 1 साल की बात नहीं है, ये है कई साल की बात। कई वर्षों में इसको धीरे धीरे काट काट के गड्ढा कर देगा। अब कौन शॉर्टकट नहीं चाहता है? आदमी अगर शॉर्टकट चाहता है, परीक्षार्थी शॉर्टकट, स्टूडेंट IAS PCS तो जल भी शॉर्टकट चाहता है। इसलिए घुमावदार रास्ते को छोड़कर नई घाटी बना लेगा, न्यू वैली, और इसको मियांडर नेक कहते हैं। और यही है रीमियांडरिंग। रीमियांडरिंग माने मियांडर का पुनर्निर्माण। रीमियांडरिंग के अंतर्गत 2 चीजें आएगी। एक ये होगा जो कि ब्लफ रिट्रीट कर रहा है, और एक ये होगा रीमियांडरिंग। और इस तरह से ये आपका रीमियांडरिंग या नई घाटी बन गई। यह घाटी सीधी हो गई, घुमावदार रास्ता चेंज कर दी। इसी को घाटी का सीधा होना कहा जाता है। यही कहलाती है वैली स्ट्रेटनिंग, घाटी का सीधा होना। घाटी का सीधा होना कौन करेगा? या तो प्रकृति, नदी स्वयं कर लेगी बाढ़ के बाद, और या तो वहाँ का आदमी करेगा, या आदमी का मुखिया गवर्नमेंट करेगी पॉलिसी बनाकर। जरूरत क्या है करने की? प्रकृति क्यों कर रही है इसको तो आपने देख लिया, घुमावदार रास्ते को छोड़कर शॉर्टकट। और जब घुमावदार रास्ता छूट गया, शॉर्टकट बह गई, तो इसमें कुछ न कुछ पानी तो बह के जाएगा ही, नहीं तो बरसात का जल पास पड़ोस से इसमें इकट्ठा होगा ही, प्रवाहित कम होगा। उसको झील कहेंगे, गोखुर झील, आक्सबो लेक। इस गोखुर झील का संबंध इस बहते हुए जल से होगा, इसलिए गोखुर झील फ्रेश वाटर ही होगी, और इसमें मछलियां रह सकती हैं, इसलिए इसमें मत्स्य और जलीय कृषि हो सकती है। इस तरह से ये रहा गोखुर झील, जिसका निर्माण प्रकृति स्वयं करती है, लेकिन आदमी भी करता है, और आदमी घाटी को सीधा कर लेता है। आदमी क्यों करता है? आदमी इसलिए करता है कि इसमें नौकायन हो सके। अगर ए स्थान से और इस स्थान तक आने में मियांडरिंग पाथ से आते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको सीधा कर लें तो निश्चित रूप से ए स्थान से बी स्थान की दूरी कम हो जाएगी, और कम समय में आएगा, कम पेट्रोल खर्च होगा, इसलिए नेविगेशन सुगम हो जाता है। फ्लड कंट्रोल, यह पानी इस ए स्थान से इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ आया तो निश्चित रूप से पानी चारों तरफ फैलेगा, बाढ़ आएगी। और अगर 24 घंटे भी पानी पास पड़ोस में भरा रह गया तो ज्वार बाजरा, जो मुलायम फसलें हैं, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए बाढ़ से बचने के लिए भी इसको घाटी को सीधा किया जाता है। अगला है रेल रोड की सुरक्षा। जब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेलवे लाइन है, रोड है, सेटलमेंट है, और कुछ ही दिनों में वह इस ब्लफ के पीछे हटने से नदी की घाटी में ध्वस्त हो जाएगा, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी इस नदी घाटी को सीधा कर लेते हैं। और इसमें वेजिटेशन है, वेजिटेशन की सुरक्षा माने वनस्पतियों की। इस क्षेत्र में वनस्पतियां 2 प्रकार की होंगी। एक प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति ने स्वयं पैदा किया है, जैसे यहाँ पर कुछ वृक्ष हैं, यहाँ पर कुछ वृक्ष हैं जो कटाव का इंतजार कर रहे हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षणों का भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरी वनस्पति होती है मैन इंजीनियर्ड, मानवकृत। मानवकृत वनस्पति में मनुष्य जो खेती करता है, बाग लगाता है, वो आता है। तो इस क्षेत्र में खेती और बाग तो किसान करेंगे ही, जल की सुविधा है, औषधि मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो बाढ़ के समय वो भी नष्ट भी हो जाती है और मियांडर से कटने का भी डर है। इसलिए उस दृष्टि से भी इसका मियांडर का सीधा करना आवश्यक है। इसीलिए वैली स्ट्रेटनिंग या रीमियांडरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और योजना भी है विश्व के हर सरकारों की, क्योंकि इससे निचले भागों में
नदी के निचले भागों में बहुत खतरा है। आप ये बताइए कि क्यों नदी के निचले भागों में ही इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं या चिंता की जा रही है। नदी के ऊपरी भाग में जहाँ स्रोत के पास पहाड़ से निकलती है वहाँ इतना चिंता नहीं हो रही है। इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या प्लेन में नदी के निचले भाग में यानी नदी की अंतिम अवस्था या वृद्धावस्था में बसे हैं और इसलिए वहाँ पर कृषि, परिवहन, अधिवास, बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास हुआ है जिनको खतरा है नदी के मेंडर से। इसलिए नदी की घाटी सीधी की जा रही है हर जगह, चाहे प्रकृति कर दे रही हो और चाहे मानव कर दे रहा हो। आइए हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण। विश्व में इसके कई उदाहरण हैं और नदी की घाटी को सीधा किया जाता है और उसकी ड्रेजिंग की जाती है। जैसे एक नदी है डान नदी, आप देख रहे होंगे मैप पर, तो ये रसा में है। डान नदी अजोब सागर में गिरती है। अजोब सागर ब्लैक सी से रिलेटेड है और डान नदी के पश्चिम में नीपर नदी है, वो ब्लैक सी में ही गिरती है। और डान नदी के पूरब में वोल्गा नदी है, वो कहाँ गिरती है? कैस्पियन में। इस तरह से डान एक महत्वपूर्ण नदी है और यह यूरोप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। डान नदी जब अजोब सागर में गिरती है तो वहाँ पर मियांडर बनाती है और मियांडर बना के रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा की और उसकी घाटी में सिल्टिंग और अवसादन इतना हुआ कि घाटी भर गई अवसाद से। परिणाम स्वरूप नदी अपना रास्ता और भी बदलने लगी। वहाँ के लोगों को, वहाँ के नियोजकों को चिंता हुई और उन्होंने निर्णय क्या लिया कि वहाँ पर एक जगह है विंचेस्टर, सावधान रहिएगा, मानचेस्टर नहीं है। तो विंचेस्टर से नीचे मुहाने तक, अजोब सागर तक, इसमें सेडिमेंटेशन ज़्यादा हुआ, मेंडर ज़्यादा हुआ और समस्याएं आई। परिणाम स्वरूप वहाँ पर एक गहरी चैनल खोदी गई जिसकी गहराई 14 फीट और जिसका नाम रखा गया डॉग लेग्ड चैनल। और इस तरह से एक गहरी चैनल के द्वारा पानी प्रवाहित होने लगा और इससे वहाँ पर विभिन्न समस्याओं, इन सब का समाधान हो गया। इसलिए आज विश्व के हर देशों के लिए यह आवश्यक है कि नदी के निचले क्षेत्र में, स्पेशली मुहाने के पास, मियांडर और बाढ़ से बचने के लिए नदी की घाटी की ड्रेजिंग की जाए और उसके मियांडर को सीधा किया जाए। लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी हैं। यदि नदी में ऊपरी क्षेत्र से जहाँ से निकल रही है या उसके मैच्योर स्टेज से बालू या सेडिमेंट की सप्लाई बहुत अधिक है तो यह ड्रेजिंग या खोदा गया चैनल या डॉग लेग्ड चैनल कितना दिन तक रहेगा? निश्चित रूप से वह जल्दी पट जाएगा और सरकार के ऊपर आर्थिक भार ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि उसको बार बार खुदवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेशली भारत में ऐसी कई योजनाएं प्रपोज्ड हैं, लेकिन अगर यह योजनाएं क्रियान्वित की गई तो यूपीएससी में एक प्रश्न बनने लगेगा कि ड्रेजिंग, रीमियांडरिंग और वैली स्ट्रेटनिंग भारतीय मानसून के साथ एक जुआ है। अर्थात आप मियांडर को सीधा करके आए, घाटी को गहरा करके आए, जैसे ही आप पसीना पोंछ रहे हैं तुरंत बारिश हुई और किनारे का अवसाद फिर उसमें भर जाएगा। इसलिए भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। भारतीय उद्योग, परिवहन, अर्थव्यवस्था, समाज सब जुआ है मानसून के साथ। तो यह परियोजनाएं भी जुआ होंगी, लेकिन जनप्रिय सरकार को यह सब कार्य करना ही करना है। इस तरह से यह रहा दो एस्पेक्ट मियांडर का, एक फिजिकल एस्पेक्ट, भौतिक पहलू जो कि जियोमॉर्फोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा
मानवीय पहलू, क्योंकि यहाँ पर मानव का अधिवास, क्रियाकलाप, हस्तक्षेप बहुत अधिक है। तो दोनों पहलू से इसको आप ध्यान में रखिएगा।